हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिक्शन का टॉपिक। जल्दी से थोड़ा बहुत बेसिक देखेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो टिफर के अंदर और जेस्ट के अंदर आ रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। उससे पहले ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है लेट्स लर्न फिजिक्स JRF, तो ये आप ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट वगैरह हो तो वहां डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन देखो, अभी तक अपनों ने जो फोर्सेस पढ़े हैं जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन, ये सब का इनका एक टाइप है। देखो, अब स्प्रिंग फोर्स तभी लगेगा जब आपने उससे मास अटैच किया हुआ है। ठीक है, टेंशन तभी लगेगी जब आपने स्ट्रिंग पे मास अटैच किया हुआ है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगती है? यहाँ पे एक मास पड़ा है, यहाँ पे एक मास पड़ा है, तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यहाँ एक चार्ज पड़ा है, यहाँ एक चार्ज पड़ा है, तो भी उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वो अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है। तो एक तो कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं और दूसरा d डिस्टेंस, r डिस्टेंस दूर पे भी लग रहे हैं। इसका मतलब दो तरीके की कैटेगरी आ गई अपने पास, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन अपना कॉन्टैक्ट फोर्स है। कोई बॉडी पड़ी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब नॉर्मल रिएक्शन भी तभी तक लगता है जब तक ये मास इसके कांटेक्ट में रहेगा। जैसे ये कांटेक्ट छूट जाएगा, ये नॉर्मल जो रिएक्शन लग रही है वो छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन लगा कौन रहा है? ये फ्लोर जब इसके साथ कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं लगेगा। तो अपना जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो फ्रिक्शन है, टेंशन है, ये सारे क्या है? आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। अब फ्रिक्शन लगता कब है? जब एक बॉडी को हम दूसरी बॉडी पे रख देते हैं, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रखते हैं और फिर उसे इस बॉडी के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। तब जब सरफेस अपना रफ होता है तब क्या होता है? इसके बीच में और इसके बीच में कांटेक्ट होने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेज होते हैं, चार्जेस तो इसके अंदर है ही, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के कारण और इसकी सरफेस रफ होने के कारण वो एक दूसरे के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप ऐसे अटैच हो जाते हैं एक तरह से, और उसके कारण फ्रिक्शन आता है। अपने को ऐसे तो नहीं दिख रहा, बट अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तब पता लगेगा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके हैं। फिर जैसे ही आप उसे अलग करने की कोशिश करोगे तो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन का फोर्स तब लगता है जब टू बॉडीज ट्राई टू स्लिप ओवर ईच अदर, मतलब एक दूसरे पे जब मूव करने की कोशिश करेगी तब फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। अब मान लेते हैं मैं इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, मतलब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा? ये इसके कांटेक्ट में है और ये सरफेस है रफ, तो क्या करेगा? सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में है तो सरफेस एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा जो कि अपोजिट होगा इस अप्लाइड फोर्स के, इस डायरेक्शन के अंदर। ये क्या लगेगा? अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। जो फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है? अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। देखो, कई लोग बोलते हैं फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, कोई बोलता है फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। कौन सा सही है कौन सा गलत है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें मिसकंसेप्शन है थोड़ा। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, दिस इज रॉन्ग। द करेक्ट स्टेटमेंट इज फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अब यहाँ क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन सिर्फ ग्राउंड के बीच में और एक ब्लॉक के बीच में है। अगर आपको एक और ब्लॉक दे दे तो कैसे डिसाइड करोगे कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है? तो वो रिलेटिव मोशन देखना पड़ेगा, कौन किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। यहाँ पे तो दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ग्राउंड और एक ब्लॉक, तो इसमें इसके विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे तो ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो आपका ये आपका जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इस नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है।
इस नॉर्मल रिएक्शन के, जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ना, इसके प्रोपोर्शनल होता है। इस नॉर्मल रिएक्शन की जो भी लग रही है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है जिसको लिखते हैं म्यू से। ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हो सकता है बॉडी चल रही हो सकता है बॉडी ना चल रही हो, तभी भी फ्रिक्शन, बॉडी चलेगी तभी भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, और बॉडी नहीं चल रही होगी। जैसे मैंने इसे ऐसे रखा हुआ है, ये तो हल्का सा ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया चल पड़ा, थोड़ा फोर्स लगाया चल पड़ा। कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ, क्या वो चल रहा है? नहीं चल रहा। और ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ तब जाके चलेगा। तो जब बॉडी रेस्ट पे थी तभी भी फ्रिक्शन लग रहा था, जब वो चल रही है तब तो फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, वही तो अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को। तो ये जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस नॉर्मल रिएक्शन के, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को कांस्टेंट आता है, वो होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये भी दो तरीके का हो गया फिर फ्रिक्शन, काइनेटिक, यानी कि जब बॉडी चल रही है तब लग रहा है तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और जब बॉडी रुकी हुई है तब उस पर फ्रिक्शन लग रहा है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब इन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स का कुछ रिजल्टेंट आएगा, मैं इनका एक रिजल्टेंट बना देता हूं। ये मान लो इसका रिजल्टेंट है, और ये थीटा एंगल बना रहा है इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ, ठीक है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो 90 डिग्री पे होता है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और टेन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या आएगा? एफ बाय एन। और एफ कितना है? म्यू एन। इस सरफेस का म्यू, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, तो एफ कितना है? म्यू एन। म्यू एन बाय एन कितना आ गया? म्यू। यानी कि जो tan थीटा है वो किसके इक्वल आ गया? म्यू। ये थीटा जो होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लो, ज्यादा क्वेश्चंस इस पे ट्राई करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको दे रखा है एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास मान लेते हैं 100 ग्राम है। ये आपको ब्लॉक दे रखा है, 100 ग्राम इसका मास है। फ्रिक्शनल फोर्स उसने दिया हुआ है 1 न्यूटन लग रहा है। वो कह रहा है थीटा निकालो और रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स और थीटा। तो आपको क्या करना है? आपको पता है मास दिया हुआ आपको 100 ग्राम, ये mg लग रहा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कहीं, फ्रिक्शनल फोर्स इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी मूव नहीं कर रही तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। और कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अभी अपन को स्टैटिक काइनेटिक में नहीं जाना, अभी उसने डायरेक्ट अपने को फोर्स की वैल्यू दे ही रखी है। तो F कितना दिया हुआ आपके पास? 1 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा? mg के। mg कितना दिया? 100 ग्राम, 100 टाइम्स 10,000, इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स में तो अपने पास 1 न्यूटन आएगा ये, क्योंकि ये कितना 100 ग्राम और ये आ गया आपका 10, ये है ग्राम के अंदर है ये मास, तो इसे केजी में कन्वर्ट जब करोगे आप 1000 से डिवाइड तो 1 न्यूटन आ जाएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा? इसका प्लस इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर करके, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, √2 इसका क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। अब यही आपको बोल रहे हो एंगल कितना होगा, यानी कि ये थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो थीटा क्या होता है? tan इनवर्स f बाय n। f कितना है? 1 न्यूटन, n कितना है? 1 न्यूटन, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाय 4, 45। तो ये नॉर्मल सा इस पे क्वेश्चन आ गया कि कॉन्टैक्ट फोर्स का रिजल्टेंट कितना होगा, क्योंकि ये भी नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट है, फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा। वो कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। अब अपन देखते हैं कि ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये कैसे अपने, क्या रोल है इसका और कैसे आएगा। देखो बॉडी चल रही है, ठीक है, तो इस पे और सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? एफ के। उसको के से लिख दिया, और जो म्यू था वो म्यू के हो जाएगा, वो किसके इक्वल आएगा? म्यू के एन के। अब क्या हो रहा है?
बॉडी आपकी चल रही है तब तो ये केस है। जब बॉडी आपकी नहीं चल रही, स्टैटिक है, मान लेते हैं कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी टेबल है या फिर कोई अलमीरा है, आप उसको क्या कर रहे हो, धक्का मार रहे हो, वो नहीं चल रही, और धक्का मारा नहीं चल रहा, मान लो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया नहीं चली, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया नहीं चली, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया फिर भी नहीं चली, 4, 5 ऐसे करते करते आप 12 तक पहुंच गए, नहीं चली। जैसे ही 12 से 12.1 या 2 लगाया आपने, थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया, वो चल पड़ी। यानी कि जब मैंने उस पर 2 न्यूटन लगाया था तब भी वो नहीं चल रही थी, जब मैंने उस पर 12 न्यूटन लगाया वो तभी भी नहीं चल रही थी। यानी कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है, मैंने इधर की तरफ 2 न्यूटन लगाया तो पीछे की तरफ 2 न्यूटन लग रहा होगा, तब भी बैलेंस हो रहा था, वो अलमीरा रेस्ट पे थी। जब मैंने 12 न्यूटन आगे की तरफ लगाया तो फ्रिक्शन का फोर्स पीछे 12 न्यूटन होगा, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। मतलब ये फ्रिक्शन इतना अजीब है कि जब मैं 2 न्यूटन लगा रहा हूँ तो ये अपने आप को 2 कर ले रहा है, जब मैं अपने आप इसको 12 न्यूटन दे रहा हूँ तो ये 12 कर ले रहा है। मतलब ये तो कितना मर्जी ले सकता है, लेकिन नहीं, कितना मर्जी फ्रिक्शन का फोर्स नहीं ले सकता। जैसे ही मैंने 12.1 लगाया ये चल पड़ा, ये चल पड़ा। तो मतलब 12 न्यूटन इसका मैक्सिमम वैल्यू है। 12 न्यूटन अपने केस में क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम 0, माइनस में तो हो नहीं सकता। मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन अपोजिट लगेगी, और मैग्नीट्यूड इसका 0 से लेके इस केस में 12 तक रहा, तो मतलब वेरी कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो अपना वेरी करता है 0 से लेके μsn। अब ये म्यूएस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम फोर्स है, इससे ज्यादा फोर्स नहीं हो सकता फ्रिक्शन का। ठीक है, मतलब इसको मैं लिख लेता हूं एफ लिमिटिंग, और जिसकी वैल्यू कितनी है, μsn। यानी कि जो अपना ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है वो एफ लिमिटिंग से कम होगा, जो कि होगा μsn। अब ये स्टैटिक का फोर्स कितना है अपन को कैसे पता लगेगा। देखो, कोई मोशन नहीं हो रही, रिलेटिव मोशन ऑब्जेक्ट्स के बीच में नहीं हो रही, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, मोशन नहीं हो रही, रिलेटिव मोशन, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल। अभी अपन ने देखा कि मैंने 2 न्यूटन लगाया तो 2 लग रहा था, 12 लगाया तो 12 लग रहा था। मतलब इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा आपने फोर्स लगाया उतनी वैल्यू ले लेगा। लेकिन जब मैंने 12.1 लगाया तो ये 12.1 नहीं लगाएगा पीछे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 12 ही थी, इससे आगे नहीं बढ़ सकता ये, तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। जब बॉडी चल रही होगी तब कौन सा लग रहा होगा, काइनेटिक, तो अपन कौन सा कोफिशिएंट फ्रिक्शन यूज करेंगे, म्यू के। जब बॉडी रेस्ट पे होगी तब क्या यूज करेंगे, एफएस, जो कि इक्वल होता है म्यू एन के। जरूरी नहीं है हर बार इक्वल हो। अभी अपन ने देखा 2 न्यूटन लगाया तो 2 कर लिया, 1 लगाया तो 1 कर लिया, 5 न्यूटन लगाया आगे की तरफ तो इसने 5 कर लिया, 12 लगाया तो 12 कर लिया। मतलब एडजस्टेबल है, वो अपन को देखना पड़ेगा कि अपन ने आगे की तरफ कितना फोर्स लगाया है तो पीछे की तरफ कितना फोर्स जनरेट करेगा ये फ्रिक्शन, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यूएसएन है। तो लिमिटिंग केस हम निकाल सकते हैं, बट एग्जैक्ट कितना है तो उसके लिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और ये जनरल केस के अंदर म्यू के और म्यूएस लगभग इक्वल से ही होते हैं, और वो आपको इसको नॉर्मल म्यू ही लिख देता है। क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर वो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही देता है, वो ये नहीं बोलता कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये नहीं बोलता। वो ज्यादातर क्या बोलता है, म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बट थोड़ा सा बड़ा होता है म्यूएस, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जैसे अगर म्यू के आपका, अपन ने अभी म्यू लिखा था tan थीटा के टर्म्स में, लिखा था tan इनवर्स f/n, तो मतलब थीटा के टर्म में मैं मेजर कर सकता हूँ म्यू को। तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए थीटा 15 डिग्री है मान लेते हैं, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए मान लेते हैं 17, 18 या 19, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इतना डिफरेंस ही होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा, इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर इनको इक्वल लेके ही कर देते हैं। अगर आपको नहीं दिया हुआ, दिया हुआ तो करना ही पड़ेगा, नहीं दिया हुआ तो आप इसको म्यू लेके कर दोगे। अब थोड़ी बहुत देख लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन। रिलेटिव मोशन के केस में एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और ग्राउंड दिया हुआ है तो बहुत ईजी है निकालना। बट आपको अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स दे दे, जैसे कि देखो, तब डायरेक्शन निकालने में क्या आ जाती है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, अपन गलत कर देते हैं। ये केस कंसीडर करते हैं, ये आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है और यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। आपको एक ब्लॉक ये दिया हुआ है
इनके बीच में फ्रिक्शन है म्यू 2, मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 2 है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू 1 दिया हुआ है। अब अपन को क्या निकालना है, इसके फ्रिक्शनल फोर्सेस इस बॉडी पे कैसे कैसे किधर लगेंगे और कितना मैग्नीट्यूड के लगेंगे। अभी एक बार मैग्नीट्यूड से मतलब मत रखो, अभी एक बार डायरेक्शन से मतलब रखो कि डायरेक्शन रिलेटिव मोशन के हिसाब से अपन कैसे बताएंगे। मान लेते हैं मैंने इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया, मैं इसको इधर खींच रहा हूं, तो ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड क्या कहेगा भाई तू पीछे चल, फ्रिक्शन क्या करेगा अपोज करेगा। ये जो है ग्राउंड, ग्राउंड क्या देखेगा कि तू तो जा रहा है, तू आगे जा रहा है, तेरे को रोकना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, मैं लिमिटिंग लिख रहा हूं, लिमिटिंग मैक्सिमम लिख रहा हूं, ठीक है, हो सकता है इससे कम भी हो, वो डिपेंड करेगा इस फोर्स पे। अब ये फोर्स अगर कम हुआ तो ये भी कम होगा, लेकिन अगर ये ज्यादा फोर्स होगा तो इसकी तो एक लिमिटिंग वैल्यू है, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। मान लो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 10 न्यूटन है और यहाँ भी 10 लगा रखा है, तो 10-10 बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन ये मैं लगा रखा है 15, तो ये 15 थोड़ी हो जाएगा, ये तो अपना 10 ही रहेगा ना, उतना ही रहेगा। इसकी तो एक लिमिटिंग वैल्यू है, तो मैं लिमिटिंग वैल्यू ले लेता हूँ, किसके इक्वल आएगी म्यू 1 n, ठीक है, ये इस पे लग रहा है। अब यहाँ केस थोड़ा डिफरेंट है, कैसे, ऊपर भी एक मास दिया हुआ है, अभी तक अपन ने जो केस डिस्कस किया था वो ये था, मास नहीं था। अब ये मास जब इसको देखेगा, ये ऊपर से देख रहा है कि भाई तू तो आगे की तरफ जा रहा है, तू तो आगे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या कहेगा, नहीं भाई तेरे को मैं नहीं जाने दूंगा, फ्रिक्शन लगाऊंगा तेरे पे पीछे की तरफ, फ्रिक्शन लगाऊंगा मैं तेरे पे पीछे की तरफ। ये इस पे इधर की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, कितना लगाएगा म्यू 2n, मतलब इस पे दो फ्रिक्शनल के फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ग्राउंड लगा रहा है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, एक इस पे ये वाला ऑब्जेक्ट लगा रहा है, क्योंकि भाई इस ऑब्जेक्ट के लिए ये बंदा आगे जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, तो ये इसको कहेगा आगे मत जा, तुसी ना जाओ, तो ये कहेगा तुसी ना जाओ, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, क्योंकि देखो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अब यही आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो, ये मास ऊपर पड़ा है, ये मास इधर पड़ा है, ये मास आगे की तरफ अपना जा रहा होगा, ये मास अपना आगे की तरफ जा रहा होगा, तो ऊपर वाला पीछे छूट रहा होगा, ऊपर वाला जो ये वाला छोटा मास है ये पीछे छूट रहा होगा, तो ये कहेगा तू ऐसे कैसे पीछे छूट सकता है, तुझे तो मैं साथ साथ लेके चलूंगा, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये कहेगा तू भी आगे चल, तो ये इसको आगे ले चलेगा। किस फोर्स से, एफ लिमिटिंग, कितना लगेगा म्यू 2n, ठीक है। यहां मैं n1 डिफरेंट ले लेता हूं क्योंकि इसकी नॉर्मल रिएक्शन अलग होगी, इसकी नॉर्मल रिएक्शन अलग होगी, बट ये दोनों सेम हो गए म्यू 2n म्यू 2n, क्योंकि ये इसके कारण लग रहे हैं, ठीक है, इसके कारण इस पे लगा था तो ये म्यू 2n है। तो आपने डायरेक्शन देख ली कैसे लगेगा, रिलेटिव मोशन देखना है, मोशन नहीं देखना। अगर आप मोशन देखते डायरेक्ट, अगर जैसे कि कई लोग ये समझ लेते हैं फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, तो मोशन इधर की तरफ हो रहा है तो कहोगे भाई इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस पे भी इधर लगेगा, बट इस पे तो आगे की तरफ लग रहा है। तो हमें क्या देखना है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये फोर्स इधर लग रहा है तो पहले ग्राउंड के बीच में और इस ऑब्जेक्ट के बीच में देखो, फिर इस ऑब्जेक्ट के बीच में इधर से देखो, फिर जब इसकी मोशन डिस्कस कर रहे हो तो इसके कॉन्टेक्ट में तो यही है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ये इधर जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आगे जा रहा है, तो ग्राउंड इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, लिमिटिंग म्यू n1। ये क्या देखेगा, तू तो आगे जा रहा है, तेरे को मैं आगे नहीं जाने दूंगा, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, पीछे की तरफ लगाएगा इस पे। ये अब इसकी मोशन डिस्कस करो, अब ये क्या देख रहा है कि मतलब ऊपर वाला ये जो नीचे वाला मास है वो क्या देखेगा, ये भी आगे जा रहा है तो पीछे छूट रहा होगा, पीछे छूट रहा होगा तो इसको आगे धकेल देगा, इसको आगे धकेल दिया इसने। तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन को पता लगाने का तरीका है कि रिलेटिव मोशन के रिस्पेक्ट में अपन को देखना है कि कहाँ फ्रिक्शन लगेगा और फिर उसका डिसाइड कर लेंगे मैग्नीट्यूड कितना होगा, लेकिन लिमिटिंग यही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम जरूर हो सकता है बट इससे मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अपनी और ये समझ आ जाएगा कंसेप्ट हो क्या रहा है। कभी बोर्ड पे मैंने दो बेसिक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको करने की कोशिश करो, ठीक है।
क्योंकि इतना कंसेप्ट तो मैंने बता दिया है कि आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नहीं हुए तो फिर देख लेना, और इस क्वेश्चंस को करने के बाद जब बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद अपने बढ़ेंगे टिफर के क्वेश्चंस पे, जेस्ट के क्वेश्चंस पे, क्योंकि जेआरएफ के अंदर फ्रिक्शन पे ज्यादा कोई नहीं आता है क्वेश्चन, बट टिफर के अंदर और जेस्ट के अंदर इसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले एक बेसिक इसका थोड़ा फील ले लेते हैं कि कैसे फ्रिक्शन लग रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, एक इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री, एक मास जो कि स्लाइड कर रहा है नीचे विद ए एक्सेलरेशन, जो जिसकी वैल्यू कितनी है g/4, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि स्लाइड कर रहा है, तो वो बोल रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट निकालो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फिर उनके कंपोनेंट्स अलग अलग कर लोगे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, और फिर इक्वेट करके निकाल दोगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दो इसका, यही बना देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखो mg किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा, जो फ्लोर इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ, mg इसको ये नीचे खींच रहा होगा, एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है g/4 से, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। ये जो सरफेस है इसका कुछ म्यू होगा, वही निकालना है म्यू के, तो वो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, जो कि किसके इक्वल होगा, म्यू टाइम्स एन के। अब एन अपन को देखना पड़ेगा इसके पैरेलल, इसके जो इतर वाला कंपोनेंट होगा वही तो एन होगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे बना लोगे। ये एंगल कितना होगा ये चेक करना है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस 30 होगा, और ये 90 है और ये 90 माइनस 30 है, तो ये 30 होगा, ठीक है। अब ये mg है, तो इधर mg का cos 30 होगा और इधर mg का sin 30 होगा, इधर आ गया। अब इसके परपेंडिकुलर इधर mg का क्या होगा, sin 30। अब बस इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो किधर की डायरेक्शन में, देखो ये n बैलेंस करेगा mg cos 30 को, n बैलेंस करेगा mg cos 30 को, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये आ गया √3/2 mg। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई अपने पास। अब इस डायरेक्शन के अंदर देखो मोशन किधर हो रही है, इधर की तरफ, यानी कि mg sin थीटा बड़ा है इस फ्रिक्शनल फोर्स से, तभी इधर की तरफ मोशन हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी इसके लिए, mg sin थीटा माइनस म्यू एन, mg sin थीटा माइनस म्यू एन, और n की वैल्यू कितनी है, √3/2 mg। वो किसके इक्वल होगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना गिवन है, g/4, तो ये आ गया mg/4। अब इसको कोशिश करो सोल्व करने की। देखो यहाँ sin 30 डिग्री है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी कि ये आपके पास वैल्यू है 1/2। m से m तो कैंसिल हो रहा है, देखो तभी उसने m की वैल्यू नहीं आपको दी हुई थी। अब इसको बस म्यू की वैल्यू निकाल लो। मैं क्या करता हूँ, म्यू को उधर ले जाता हूँ, √3μ/2, ये दिख रहा है क्या, पूछना नीचे, ठीक है। √3μ/2 को मैं इधर ले गया, यहाँ क्या बचेगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 g/2, और ये इधर आ गया माइनस g/4, तो कितना आएगा, g/4, g भी तो कैंसिल हो रहा है ना सब में से, यहाँ भी तो g था, g भी कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 1/4, ये 2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो म्यू कितना आ गया मेरे पास 1/2, और ये √3 डिवाइड में चला गया, तो ये अपने पास म्यू के है, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि मोशन हो रही है, इसका मतलब कौन सा लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर आपने देखे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ये जो फ्लोर है इसके ऊपर इधर की तरफ लगाएगा, mg ग्रेविटी इधर की तरफ लग रहा होगा, तो mg के दो कंपोनेंट आए, मोशन इधर की तरफ हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा म्यू एन, तो इसको ये बैलेंस करेगा, mg sin थीटा में से म्यू एन माइनस होगा, वो इक्वल होगा ma कितना दिया हुआ है, g/4। दोनों को सोल्व किया, आपका म्यू के आ गया 1/2 √3, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो।
सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, एक पुली है जिसपे एक मास इधर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हैंग है और इधर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि रफ है और इसका म्यू कितना दिया हुआ है आपको 0.2, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2 और इसका जो मास है वो कितना है 2 kg है। वो कह रहा है कि ये जो सिस्टम है मूव नहीं कर रहा, किस पे है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेस्ट पे है। तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, इस m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये निकालनी है अपन को। और ये m दिया हुआ है 2 kg और ये आपको दिया हुआ है 0.2 म्यू। ठीक है, तो मैं सारा कुछ यहां से रिमूव कर रहा हूं क्योंकि अपन को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए। ये मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम मास पूछ रहा है। अब अपन देखते हैं फ्रिक्शन इस पे कौन सा लगेगा, काइनेटिक या स्टैटिक। कोई मोशन नहीं हो रही, कोई मोशन नहीं हो रही, इसका मतलब क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अपन ने देखा था भाई स्टैटिक फ्रिक्शन तो वेरी करता है, लिमिटिंग केस होता है उसका, 0 से लेके उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। करना क्या चाहेगा, अगर मोशन होती तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे जाने की कोशिश करता, ये इस पे इधर स्लाइड करता तो फ्रिक्शन इधर की तरफ आता, फ्रिक्शन इधर की तरफ आता जो कि किसके इक्वल होता, म्यू एस एन के। म्यू एस आपको दिया हुआ है 0.2, एन ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब ये मैक्सिमम पूछा है, एफ की ये वैल्यू 0 से लेके एफ लिमिटिंग तक होती है, 0 से लेके यहां तक होती है इसकी वैल्यू। इसने क्या पूछी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू एस एन, और ये पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब तो ये इसको बहुत फोर्स से खींचेगा, ये इसको बहुत फोर्स से खींचेगा तो ये बहुत फोर्स से आगे जाएगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। मैक्सिमम फोर्स मतलब लिमिटिंग केस आपको पूछ रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा कि आपको ये नहीं कह रहा कि लिमिटिंग केस लगाओ और फिर निकालो वैल्यू, नहीं, उसने क्या दिया, इस m की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। मैक्सिमम वैल्यू बोलते ही हुआ क्या, ये नीचे तेज गति से जाएगा, तेज गति से जाएगा तो ये भी तेज गति से आगे जाएगा तो ये जो फ्रिक्शनल का फोर्स लगेगा पीछे वो भी क्या लगेगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस एन, यानी कि अपन को क्या यूज करना है, म्यू एस एन। अब ये जो आपको स्ट्रिंग दे रखी है इसके अंदर कुछ टेंशन होगी, टेंशन टी, एम जी इधर कोई मोशन नहीं हो रही तो ये टेंशन एम जी को बैलेंस कर देगी। टेंशन यहां पे भी होगी तो इस पे क्या फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एम जी, नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही, एन इक्वल टू एम जी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही, नो मोशन है तो टेंशन किसके इक्वल है, म्यू एस एन के। आपको क्या निकालना है, इस m की वैल्यू, इस m की वैल्यू के लिए t की वैल्यू पता होनी चाहिए, t की वैल्यू के लिए n की वैल्यू पता होनी चाहिए और n की वैल्यू अपन को पता है। m कितना दिया हुआ है 2 kg, m दिया हुआ है 2 kg और g को मैं 10 मान लेता हूं तो 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन आ रही है तो t कितना आएगा, म्यू एस कितना दिया हुआ है 0.2 इंटू 20 तो टेंशन आ गई 4 न्यूटन। टेंशन 4 न्यूटन को मैं इधर रख रहा हूं, 4 न्यूटन इज इक्वल टू m इंटू जी, जी को वापस 10 ले लेता हूं, m कितना आ गया 0.4 kg। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है मास की जिसके लिए कोई मोशन नहीं होगा। मैं मास को यहाँ पे 0.1 kg भी रख सकता था, मैं जब यहाँ पे 0.1 kg लगता तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन का फोर्स होता वो सेल्फ एडजस्ट कर लेता, वो अपनी वैल्यू को कम कर लेता। मैं यहाँ पे इसको 0.2 कर देता तो ये फ्रिक्शन बढ़ जाता, मैं इस मास को 0.3 कर देता तो फ्रिक्शन बढ़ जाता, 0.4 कर देता तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता। जैसे ही मैं 0.4 से 0.01 भी इंक्रीज करूंगा ना ये हल्का सा मोशन स्टार्ट कर देगा, इसलिए उसने आपको पूछा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इससे ज्यादा रखोगे तो क्या होगा, मान लो मैं इसको 1 kg कर देता हूं तो ये बस नीचे की तरफ आएगा, फ्रिक्शन इस पे लगेगा बट वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, t माइनस म्यू एन इक्वल टू एम ए, m टाइम्स एक्सेलरेशन, क्योंकि इस पर बॉडी मोशन में आ गई। लेकिन उसने पूछा मोशन नहीं है तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप लोगे, इसका लिमिटिंग केस लोगे। इसको कम करोगे, मान लो 0.3 kg कर दोगे, 0.3 kg कर दोगे तो ये अपने आप की वैल्यू को एडजस्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये आपने कम कर दिया तो टेंशन कम होगी, टेंशन कम होगी
तो टेंशन कम हो गई, टेंशन कम होगी, और म्यू एस एन तो उतना ही है ना, म्यू एस एन तो फिक्स है, म्यू एस एन चेंज नहीं होगा। म्यू एस एन की वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन, तो म्यू एस एन तो 4 न्यूटन ही रहा। एम जी आपका बन गया 0.3, एम को 0.3 ले लो, कम कर दिया मैंने, तो ये बनता 3 न्यूटन। टेंशन 3 न्यूटन, ये 4 न्यूटन। कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 4 बड़ा है। मोशन क्या इधर होगी? नहीं, ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेगा। 3 इक्वल टू 3, और कम करोगे तो ये 2 इक्वल टू 2, ऐसे अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे यूज करना है। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, क्वेश्चन करने की ट्राई करो। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज बीइंग पुश्ड बाय अ फोर्स मेकिंग एन एंगल थीटा, यानी कि आपको एक फ्लोर दिया हुआ है जिसपे एक मास रखा हुआ है m, इसको आपने क्या किया है, पुश किया है। अब देखो एक बात याद रखना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना फ्रिक्शन का, कि वो फोर्स जो लगा रहा है वो पुल का लगा रहा है कि पुश का लगा रहा है। एक बॉडी पड़ी है, ठीक है, ये फोन ही मान लो, मैं इसको खींच रहा हूँ, खींचने को क्या बोलते हैं, पुल, और यही मैं इसको ऐसे धक्का मार रहा हूँ, उसको कहते हैं पुश। अब इस क्वेश्चन को उसने बोला पुश, पुश फोर्स लगेगा, इसको मैं इधर की तरफ खींचता हूँ तो पुल लगेगा। अगर मैं इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो वो क्या होगा, पुश। मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो इसको मैं पुश कर रहा हूँ, और यही अगर मैं इसको खींचता तो ये मेरा पुल है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज, क्योंकि पुश का फोर्स लगाओगे तो अलग मैकेनिक्स आएगी, पुल का फोर्स लगाओगे तो अलग मैकेनिक्स आएगी। इसी क्वेश्चन को मैं पुश से करवा रहा हूँ, आप पुल से करके देखना, अलग अलग बन जाएंगे दोनों केस। इसीलिए ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, क्योंकि कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे। अभी देखना, वो कह रहा है एफ लगा है थीटा एंगल वर्टिकल के साथ। इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है आपको, वो पूछ रहा है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू गेट द ब्लॉक जस्ट स्टार्टेड, मतलब ब्लॉक को हमें जस्ट शुरू ही करना है। इसका मतलब जस्ट शुरू हुआ ही है तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल का लिमिटिंग फोर्स। अभी मोशन जस्ट, वो एलमीरा वाला केस याद करो, मैंने 2 न्यूटन लगाया, 2 ने एडजस्ट कर लिया, 12 लगाया, 12.1 लगाते ही चल पड़ा, जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी मोशन, तो उस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 12 न्यूटन, यानी कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा है। यानी कि ये केस कौन सा है, लिमिटिंग का। वो डायरेक्ट नहीं बोलता लिमिटिंग लगाओ, वो कहता है एम मैक्सिमम निकालो, तो वो तभी होगा जब मैं लिमिटिंग लगाओगे। इसमें कहता है जस्ट स्टार्ट हुआ है मोशन, तो क्या लगेगा आपका, लिमिटिंग केस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट स्टार्टेड। जस्ट स्टार्टेड के केस में आपको याद रखना है कि आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस यूज करना है। ठीक है, तो अब देख लो कंपोनेंट्स बना लो। एम जी इधर लग रहा होगा कहीं पे, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा कहीं पे। एफ के 2 कंपोनेंट्स आएंगे, एक कोस थीटा और एक साइन थीटा। देखो इसको क्या करते हैं, मैं इस फोर्स को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, एफ इधर की तरफ, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये एफ का कोस थीटा आएगा इधर और एफ का साइन थीटा आएगा इधर। अब ये जस्ट स्टार्ट हुई है मोशन, आगे की तरफ लग रहा है फोर्स, तो फ्रिक्शन आएगा इधर की तरफ, कितना आएगा, एफ लिमिटिंग, जो किसके इक्वल है, म्यू एन के। क्या निकालना है, एफ की वैल्यू निकाल दो। जस्ट स्टार्ट हुआ है मतलब एक्सेलरेशन 0 ही है, ये समझ लेना। ये तभी एफ लिमिटिंग का केस वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, इस एम जी के और एफ कोस थीटा के, और आपका एफ साइन थीटा किसके इक्वल है, इस म्यू एन के। आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एन की वैल्यू कितनी है, एम जी प्लस एफ कोस थीटा। तो एफ को एक तरफ ले आओ, एफ साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू एम जी डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी फोर्स की आ गई।
म्यू एम जी डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ था इसीलिए एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा और ये एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलेगा। अब जैसे जैसे ये फोर्स आप बढ़ाते जाओगे तो ये वाला फोर्स तो उतना ही है और एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब यही केस आप करना पुल के केस में, यानी कि अब आपने बॉडी को क्या किया है, पुल किया है। पुल का केस क्या बनेगा, मास ये रहा सरफेस, पुल किया मतलब खींचा है, खींचा मतलब फोर्स इधर की तरफ लग रहा है एफ, थीटा एंगल वर्टिकल के साथ ही लूंगा मैं, ये एम जी ही होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन ही होगा। एफ का दो कंपोनेंट, इधर आएगा कोस थीटा, इधर आएगा साइन थीटा। तो अब आपका देखो चेंज हो चुका है। अब एफ एन प्लस एफ साइन थीटा एम जी को बैलेंस करेगा और जो एफ कोस थीटा है वो इस फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो अब आप सोल्व करके देख लेना, इस एफ की वैल्यू डिफरेंट आएगी और आप देख लेना कि पुश और पुल में कौन सा इजी होता है। एफ की वैल्यू यहां आई है म्यू एम जी डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, वहां क्या आएगी, और चेक करना कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो पुश में ज्यादा होता है कि पुल में ज्यादा होता है। ठीक है, ये एक तरह से आपका होमवर्क है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन का, जो कि अपने जस्ट के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन अभी बताता हूं आपको। इन द गिवन फिगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज म्यू। उसने कुछ नहीं बोला स्टैटिक की काइनेटिक। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक स्लिप्स द प्लेन अप विद ए कांस्टेंट स्पीड। ये क्वेश्चन है। अभी एक बार दोबारा बता देंगे कि आपको क्या दिया हुआ है, एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है ऐसा कुछ, ये एंगल थीटा है, ये मास दिया हुआ है m, यहां फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है और इस पे फोर्स लग रहा है F इधर की तरफ, ऐसा ये गिवन है। वो पूछ रहे हैं F की वैल्यू कितनी होगी सो दैट ब्लॉक स्लाइड्स अप विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो इस F की वैल्यू निकालो जिसके लिए ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जा रहा होता तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगता। अब इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, बस फ्री बॉडी डायग्राम बनते ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से समझ लो कैसे बनेगा। मैं इसको बना रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम को। इंक्लाइंड प्लेन, ये मेरा ब्लॉक, एम मास का फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो मैं इसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर को मैं ऐसे एक्सटेंड कर ही सकता हूँ। एम जी इधर की तरफ लग रहा है, ये आपका एंगल थीटा दिया हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा। एम जी का इधर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो एम जी का कोस थीटा इधर होगा, एम जी का साइन थीटा इधर लग रहा होगा। एफ इधर लग रहा है तो एफ भी कुछ एंगल बना रहा है। मोशन ऊपर की तरफ हो रही है, एक्सेलरेशन ए ऊपर जो कि 0 है। एफ के भी दो कंपोनेंट आ गए, ये थीटा है, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो एफ का भी दो कंपोनेंट, एफ का कोस थीटा इधर आएगा और एफ का साइन थीटा इधर आएगा। अब मेरे ख्याल से सारे कंपोनेंट्स हो गए और एक बार इसे फिर से समझ लो। नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ, एम जी ग्रेविटी नीचे की तरफ लगा रहा है तो एम जी का कोस थीटा इधर, एम जी का साइन थीटा इधर। एफ भी थीटा एंगल बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्योंकि ये आपको सरफेस दिया हुआ थीटा, तो ये इसके पैरेलल भी तो है, तो ये भी तो थीटा एंगल ही बनाएगा। तो ये एफ का कोस थीटा, ये एफ का साइन थीटा। अब लगा दो, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा इसको, एफ कोस थीटा बैलेंस करेगा इस एम जी साइन थीटा को। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है। तो एफ कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, एफ कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, एम जी साइन थीटा। ठीक है, और आपकी नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, अरे इसमें फ्रिक्शन तो लगाया ही नहीं मैंने, देखो ऐसे गलती हो जाती है। अब मेरे को लगा, मुझे कैसे पता लगा कि मैंने फ्रिक्शन नहीं लगाया, कहीं पे म्यू ही नहीं दिखा मुझे,
म्यू नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मैंने फ्रिक्शन यूज ही नहीं किया। तो फ्रिक्शन देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ, म्यू एन। तभी मैं कहूँगा म्यू कहाँ गया अपना, तो म्यू एन। एफ कोस थीटा बैलेंस कर रहा है mg साइन थीटा को प्लस म्यू एन, और एन की वैल्यू कितनी है, mg कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। तो बस इस n की वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, अपना f आ जाएगा, f ही तो निकालना है। तो f कितना है, f कोस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू n। n कितना है दिस, mg कोस थीटा प्लस f साइन थीटा। तो मुझे f को उधर लेके जाना पड़ेगा, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कोस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा, और इधर है एफ का कोस थीटा। तो एफ एफ इधर ले आता हूं मैं। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम हटा रहा हूं भाई मैं, ये एफ का कोस थीटा, एफ एफ इधर लेके आ रहा हूं, एफ आएगा इधर कॉमन, तो ये आएगा कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये किसके इक्वल आ रहा है, यहां क्या कॉमन आ रहा है, mg कॉमन ले लेता हूं मैं, mg कितना बचेगा, म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, mg म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया इस फोर्स का। ठीक है, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, mg साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे, उस ऑप्शन दे रखे, कभी यहाँ प्लस कर रखा है, यहाँ माइनस, कभी यहाँ प्लस, कभी यहाँ माइनस, दोनों तरफ माइनस, ऐसे ऑप्शन है। तो आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि किधर क्या चीज लग रही है। अगर हल्का सा भी साइन आपने गलत ले लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करते हैं, अब अगली क्लास के अंदर ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ना जेस्ट के और टिफर के थोड़े क्वेश्चंस पड़े हैं, तो अपने अगली क्लास के अंदर करेंगे, और वो क्वेश्चन थोड़े बड़े और इंपॉर्टेंट है, वैसे से ही आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगली क्लास के अंदर ही करवाऊंगा वो क्वेश्चंस। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा। शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक कर दो। थैंक यू वेरी मच गाइस।